नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो अपने जीवन में दुखों का पहाड़ सहने के बाद भी अपनी मानसिकता को स्थिर बनाए हुए है, और ऐसे लोगों की जो अपनी मानसिकता से उस शख्स को, शख्सियत को मोरालिटी में तोहमत लगाकर डाउन करना चाहता है। ऐसा घृणित और सोशल मीडिया जो गिद्ध की तरह नोचने का काम कर रहा है। पहलगाम में मारे गए भारतीय नौसेना अधिकारी की पत्नी को मुस्लिमों या कश्मीरियों को निशाना ना बनाने की अपील के बाद नफरती चिमटू या नफरती बिच्छू या नफरती नाली के कीड़े उनका सामना करना पड़ रहा है। हिमांशी नरवाल की अपने मारे गए पति के बगल में बैठी एक तस्वीर जो नरसंहार का एक प्रतीक बनकर वायरल हो गई, जिसमें आधिकारिक हैंडल सहित कई लोगों ने छवि का स्टूडियो और गिबली संस्करण साझा किया। लेकिन हाल ही में शांति और एकता की अपील ने नरवाल के खिलाफ लोगों की भावनाओं को तेजी से बदल दिया। मौका था लेफ्टिनेंट साहब जो हमारे शहीद हो गए, हमें तो लगते हैं कि अभी वो किसी गली से निकलकर आ जाएंगे और कहेंगे, शर्मा जी मैं यही हूँ, इस देश की माटी में हूँ, आप देखो ध्यान से, मेरे अवशेष नहीं, मैं स्वयं पड़ा हूँ वहाँ पर और मुझे क्या देखना पड़ रहा है। तो काफ़ी हृदय विदारक बात है, इमोशनल बात है। और उन्होंने एकता की अपील कर दी, शांति की अपील कर दी। नरवाल के खिलाफ लोगों की भावनाओं को तेजी से बदल दिया इस अपील ने। कुछ लोगों ने तो यहां तक जोर देकर कहा कि वह घटना में शामिल थी। ऐसे निर्लज्ज लोग, ऐसे नीच लोग मुझे नहीं लगता समाज में रहने लायक भी हैं या नहीं। ऐसे लोगों को जिस समाज में वो रहते हों उनको वहां से अलग थलग कर देना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार हो ऐसे लोगों का, उनके रिश्तेदार उनका बहिष्कार करें। ऐसी नीचता भरी बात अगर किसी ने कही है तो मुझे लगता है यह हमारे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और ये कह देना कि अपनी पति की हत्या में उसका हाथ है, ये बहुत ही मानसिक बीमार, जो बहुत ज़्यादा मानसिक बीमार होगा वही व्यक्ति ऐसी बात को कहेगा। हाल ही में शांति और एकता के लिए की गई अपील नरवाल के खिलाफ जनभावना को तीव्र कर दिया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस घटना में शामिल है और अपने पति की हत्या में उसका हाथ है। शर्म आनी जानी चीज़ है, शर्म आती है चली जाती है, परंतु कुछ बीजेपी सेल के, आईटी सेल के, आरएसएस की आईटी सेल के नफरती चिमटू ये काम करते हैं। पिछले महीने पहलगाम के पर्यटन स्थल में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलाबारी में मारे गए 26 लोगों में से एक भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट भी शामिल थे।
जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया और तत्काल जवाबी कार्रवाई की मांग की गई। अपने मारे गए पति के बगल में बैठी हिमांशी नरवाल की तस्वीर जल्द ही नरसंहार का एक ऐसा प्रतीक बन गई और वो फोटो वायरल हो गई, जिसमें आधिकारिक हैंडल सहित कई लोगों ने छवि का स्टूडियो संस्करण साझा किया। लेकिन हाल ही में शांति और एकता की अपील ने नरवाल के खिलाफ लोगों की भावनाओं को तेजी से बदल दिया। असल में जो दिमाग से शून्य या दिमाग से पैदल होते हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं। मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, नारी ही नारी की दुश्मन कैसे बन जाती है, बात समझ में नहीं आती। ये कोई सास बहू का झगड़ा नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की अखंडता संप्रभुता का सवाल है। उसमें कैसी नारी और कैसा पुरुष, उसमें तो जानवर भी देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए साथ देते हैं। जैसे कि मिलिट्री के पास सूंघने वाले, विस्फोटक को सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, हमारे घुड़सवार सेना है, हमारी राजस्थान में ऊंटों की एक पूरी ब्रिगेड है। उसमें तो जानवर भी अपने देश की रक्षा के लिए सहयोग देते हैं। कैसे ऐसे लोग भूल जाते हैं कि वो इन चार चीजों के अतिरिक्त भी जो मानव और पशु दोनों समान रूप से करते हैं, परंतु विवेक भी और बुद्धि भी सिर्फ मनुष्य के पास है। और अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो मुझे उस व्यक्ति को मनुष्य कहने में घिन आती है। ऐसा व्यक्ति सूअर की तरह उस गंदगी में लौटने वाला होगा, ये बात निश्चित है। इस टिप्पणी ने इंटरनेट के कई क्षेत्रों से तीखी आलोचना को जन्म दिया। नरवाल के खिलाफ नफरत और फर्जी प्रचार की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी जेएनयू की जड़ें यह स्पष्ट करती हैं कि उनकी टिप्पणी शांति के बारे में नहीं, बल्कि आतंकवादियों को दोष मुक्त करने और पाकिस्तान की जय जय करने का एजेंडा भी था। देखो, जो कुत्सित दिमाग होता है वो अपने दिमाग में कौन कौन से मकड़ी के जाले बुन लेता है और फिर उससे बाहर नहीं आ पाता और उसी मकड़ जाल में वो मर जाता है। पाकिस्तान की जय जयकार करने का एजेंडा थी। दूसरों ने उनके सोशल मीडिया और पृष्ठभूमि की गहराई से जांच करके उनके परिचितों के बारे में दावे किए और सुझाव दिया कि वह अपनी पति की मौत का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक सीढ़ी पढ़ने के अवसर के रूप में कर रही है। मेरा ऐसे लोगों को कहना है, कितनी बार आप करनाल जाकर उस परिवार को सांत्वना देकर आए। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों के घरों में ऐसी अकाल मृत्यु आनी चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो दें और उनको पागल खाने में दाखिल कराना पड़े। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को ऐसा दंड दें कि उनके दिमाग को शून्य कर दें, उनके दिमाग को शत विशित कर दें, ताकि वो समाज में ना रहकर किसी पागल खाने में उनको भर्ती कराना पड़े। मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसा ही सोचता हूं। भले ही ये मानवीय मूल्यों को घात लगाता हो, परंतु ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसी घात वाली बात भी सोचना उचित ही होगा। और इंटरनेट ने, ट्रोलर्स ने शादी से पहले उनके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को उजागर किया। उसमें एक घटना का उल्लेख है जिसको मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहूँगा। उनकी शादी और हनीमून डेस्टिनेशन भी जांच के दायरे में आ गया है।
ये तो भाई साहब आपकी बेटी क्या शादी करने के बाद शमशान घाट में जाती है क्या? आपकी बेटी हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाती है? ऐसे ही डेस्टिनेशन पर जाएगी ना जहां खुशियां बंटती हो, जो जहां सुंदरता हो, जहां सभी लोग अपने दिल के अरमान को पूरा करने के लिए आते हों। कुछ लोगों ने बिना किसी सबूत के दावा किया कि उनकी यह यात्रा उनका विचार था और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें अपने पति को खोने का कोई पछतावा नहीं है। इस जोड़े ने 16 अप्रैल को शादी की थी। उसके बाद वे हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हुए। बीच में 16 को शादी हुई, 17 को वो बेटी अपने ससुराल पहुंचती है और 19 को उनकी रिसेप्शन थी और 20 को वो रवाना होकर 21 तारीख को वो कश्मीर पहुंच जाती है। रिश्तेदारों ने बताया कि उन्होंने पहलगाम को चुना क्योंकि स्विट्जरलैंड के लिए वीज़ा मिलने में बहुत समय लग रहा था। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है, कश्मीर, पहलगाम की घाटी, वो उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम खुशी बन गई। नफरत के इस विस्फोट ने प्रति आलोचना को भी जन्म दिया, जिसमें कार्यकर्ता लेखिका गुलमेहर सहित कई लोगों ने नरवाल के समर्थन में बोलते हुए इंटरनेट ट्रोलर्स पर इंटरनेट पर आकर्षण प्राप्त करने के लिए पीड़ितों का आरोप करने का आरोप लगाया। मुझे संदेह है कि क्या वास्तव में आतंकवादी हमले और पीड़ितों के बारे में परवाह करते हैं? इस समय वे केवल घटना से बाहर निकलना चाहते हैं और हमले के एक पीड़ित का उपयोग करके ध्यान आकर्षित करने और अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। घटिया, वाहियात, नीच किस्म का सोशल मीडिया गिद्ध की तरह, गिद्ध तो फिर भी मरे हुओं को नोचता है या जिंदों को ले जाता है उठा के, तो वो भी गिद्ध की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो मांस के लोथड़े नोचता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे शब्द कहना मुझे लगता है बिल्कुल उचित है, बल्कि ऐसे लोगों को गिद्ध की तरह नोच ही लेना चाहिए जो इस तरह की बकवास, घटिया, वाहियात बात करता हो। घटिया सोशल मीडिया गिद्ध रेटेड उपयोगकर्ता ने गुस्से में कहा। एक अन्य ने लिखा, यहां तक कि उनके पिता ने भी कहा था सभी कश्मीरियों के खिलाफ नफरत ना फैलाएं, लेकिन अंदाजा लगाएं इसका खमियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है। कौर ने पीड़िता का खुला पत्र साझा करते हुए एक्स पर लिखा, कल मुझे दक्षिणपंथी परिस्थिति की तंत्र द्वारा हिमांशी नरवाल का मजाक उड़ाते हुए अनगिनत ट्वीट में टैग किया गया था। यह घृणित है। जो किसी गहरे दुख में किसी पर सिर्फ इसलिए हमला कर देते हैं क्योंकि उनके शब्द उनकी घृणित कथन के अनुकूल नहीं थे। यह भयावह है, लेकिन दुख की बात है कि अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो आप देखें समाज किस गड्ढे में जाकर गिर गया और उस गड्ढे में गिरा हुआ समाज इसको कैसे, कौन, कब, किस तरह से गड्ढे से निकालने का काम करेगा। मैं समझता हूं भले ही मैंने कैसे भी शब्द बोले हों, परंतु मेरी भावना उस गड्ढे में गए हुए समाज को बाहर खींचकर लाने की है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है, मैं पंजाबी हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ दा डंडा पीर। और आपने देखा होगा महाभारत में शकुनी ने कौन कौन सी घृणित चालें चली, अभिमन्यु को कैसे घेर कर मार दिया, परंतु भगवान कृष्ण ने किस प्रकार उस नीचता का जवाब दिया और अंततः पांडवों की विजय श्री हुई। मेरा मानना ये है कि ऐसे घृणित, ऐसे नीच लोग समाज में रहने के काबिल नहीं हैं, और अगर कोई उनको बड़ा आदमी उनको फॉलो करता है तो वो भी
समाज का दुश्मन सिद्ध होता है। कल मैंने तुर्की के विषय में ये कहा था कि जो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो भी हमारा दुश्मन ही कहलाएगा, भले ही वो तुर्की हो या कोई और देश, अजरबैजान हो, कोई भी देश हो। जो पाकिस्तान के आतंकवाद को सपोर्ट करता है वो भी हमारा दुश्मन देश है। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और कश्मीर के मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमारे देश के वासी हैं। उन्होंने फैसला किया 1947 में कि हम भारत के साथ रहेंगे। आज तक उनकी ये जो प्रण किया था वो आज तक अपनी जान देकर भी निभा रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं उनको कि वो इस तरह से वो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की। अब इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं प्रश्नों के साथ। आप इनका उत्तर ढूंढें और जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपने कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।